टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस होता है क्या है, और ये जो है चिल्ड्रंस की बॉडी में या चिल्ड्रंस के जो इंट्राक्रेनियल पार्ट है उसको किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कब ये बच्चे की जो बॉडी है उसमें कब एंटर होता है और क्या इसकी कंडीशन होती है, किस तरीके से इसका प्रिवेंशन होगा, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, हाइड्रोसिफेलस होता क्या है। हाइड्रो मतलब फ्लूइड और सिफेलस का मतलब जो क्रेनियल पार्ट है, इंट्राक्रेनियल पार्ट। तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कहाँ हो जाता है, इंट्राक्रेनियल पार्ट में। अब क्यों होगा भाई, या तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, क्योंकि सीएसएफ जो है, सीएसएफ पूरी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में फ्लूइड जो है एक तरह से पूरी ब्रेन और उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है। बट जब सीएसएफ का कलेक्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो दो चीज़ें हैं, या तो सीएसएफ का प्रोडक्शन बढ़ रहा है या फिर दूसरी चीज़ कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उससे पहले के पार्ट में वो जो है कलेक्टेड हो चुका है। तो हाइड्रोसिफेलस क्या है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन या सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो जाना, किसमें, इंट्राक्रेनियल पार्ट में। अब दूसरी चीज़, सीएसएफ का प्रोडक्शन या सर्कुलेशन कैसे होता है, कहाँ से होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है कोरोइड प्लेक्सस के थ्रू। हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन वाला जो पार्ट है उसमें क्या होता है, कोरोइड प्लेक्सस होते हैं, और वहाँ पे जो है सीएसएफ जो है उसका प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन होगा अल्ट्राफिल्ट्रेशन और एक्टिव सिक्रीशन के थ्रू। तो वहाँ से होता है। फिर उसके बाद जो है वो जो सीएसएफ है वो लेटरल वेंट्रिकल से जाता है थर्ड वेंट्रिकल पे, और थर्ड वेंट्रिकल से जाता है फोर्थ वेंट्रिकल पे, और फिर फोर्थ वेंट्रिकल से ये पासेस हो जाता है सिस्टर्नी, जो बेसल सिस्टर्न होती है, और सब अरेक्नॉइड जो स्पेस होता है वहाँ पे। तो ये इसका रूट होता है जो है जहाँ पे इसका ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है, मतलब तो वो इसका रूट है। इस रूट में अगर किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उस कंडीशन में हाइड्रोसिफेलस बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। नॉर्मल जो सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है वो 20 ml पर आवर, एक घंटे में 20 ml प्रोडक्शन होगा, मतलब लगभग 480 ml पर डे का होता है। बट जो नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए 100 to 150 ml ह्यूमन जो बॉडी है या चिल्ड्रंस बॉडी है उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो कंडीशन भी सीएसएफ के प्रोडक्शन की वजह से या फिर सीएसएफ की कोई एबनॉर्मलिटीज़ जो है ह्यूमन बॉडी में कर सकती है। अब दूसरी चीज़ आ जाते हैं हम इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर। तो दो तरह के एटियोलॉजिकल फैक्टर है, एक तो होते हैं कॉन्जेनाइटल और एक होते हैं एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल का मतलब जन्म जाते हैं, या जो इंट्रायूट्राइन लाइफ जो थी उसके दौरान अगर उसमें बच्चे में हुए हैं तो वो इसके कारण हो सकते हैं। जैसे पहली चीज़ है कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन। कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन का मतलब जैसे कुछ मदर में कोई इन्फेक्शन है, जैसे रूबेला है या साइटोमेगलोवायरस है या फिर टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, इन कंडीशंस की या इन जो इन्फेक्शन है इनकी वजह से ये कंडीशन बन सकती है। इसके अलावा कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं बहुत सारी, उनकी वजह से बन सकती है। इसके अलावा कोई ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है कॉन्जेनाइटली ब्रेन में तो उस कंडीशन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ एक्वायर्ड, मतलब जब बर्थ हुआ उसके बाद में किसी न किसी कंडीशन की वजह से आई है। जैसे फर्स्ट थिंग है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन जो है वो इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस है, एंसेफेलाइटिस है, ब्रेन के जो मेनिंजियल लेयर है, एंसेफेल लेयर है, उनकी वजह से हो सकता है। दूसरी चीज़ ट्रॉमा, किसी प्रकार का कोई इंजरी हुई है, जैसे बर्थ के दौरान इंजरी हुई हो, ब्रेन इंजरी या हेड इंजरी, उन कंडीशन की वजह से भी ये हो सकता है। तीसरी चीज़ है नियोप्लाज्म, मतलब कोई किसी प्रकार का कोई कैंसर या कार्सिनोमा बना है तो उस कंडीशन की वजह से भी ये बन सकता है। इसके अलावा केमिकल्स है, जैसे हाइपर विटामिनोसिस, मतलब विटामिन ए की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई तो उस कंडीशन की वजह से भी ये कंडीशंस बन सकती है। इसके अलावा कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स है,
उनकी वजह से ये कंडीशंस बन सकती है। ये मेनली दो टाइप का होता है, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है कि किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है जो जहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है, इसके अलावा जो इसके जो रूट है उसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बट ये इसका जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, नॉर्मली जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन की वजह से कम्युनिकेटिंग वाला टाइप बन सकता है। दूसरा जो टाइप है नॉन कम्युनिकेटिंग, वो ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब वेंट्रिकुलर जो सिस्टम है, वेंट्रिकल्स जो हमने पढ़े थे थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, तो इन वेंट्रिकुलर सिस्टम में अगर किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस कंडीशन की वजह से ये जो नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप का जो हाइड्रोसेफेलस है वो बन सकता है। अब हम आगे आ जाते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब साइन एंड सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि चूँकि हेड की साइज़ क्या है, बड़ी हुई है, नॉर्मल से ज़्यादा होगी, तो फर्स्ट थिंग के जो एंटीरियर फोंटानेल्स होते हैं उनका क्लोजिंग जो टाइम होता है वो टाइम डिले हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लैगिंग फोंटानेल्स, मतलब फैले हुए दिखेंगे, फोंटानेल्स कैसे चौड़े या फैले हुए दिखेंगे। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो कैसा रहेगा, बढ़ा हुआ, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। मसल्स टोन जो है अल्टर्ड रहेगी, मतलब मसल्स की जो टोन है वो कैसी रहेगी, अल्टर्ड। इसके अलावा जो साइज़ है हेड की वो कैसी रहेगी, बड़ी। इसके अलावा शाइनी स्काल्प रहेगी। सनसेट आई जो आइज़ होती है वो कैसी हो जाती है, सनसेट, मतलब थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी आंखें हो जाती है। क्रैक्ड पॉट्स दिखते हैं इसमें बच्चे में। इसके अलावा एक्सेसिव क्राइंग करेगा चाइल्ड और इरिटेबिलिटी रहेगी। वोमिटिंग नोज़िया वाली कंडीशंस भी बन सकती है। इसके अलावा बच्चे में कन्वर्जन्स आने के चांसेस होते हैं, लेथर्जी रहेगा। इसके अलावा स्टूपर्स और कोमा वाली कंडीशंस बन सकती है। अगर बच्चे को अगर सही ढंग से मैनेज नहीं किया गया तो कोमा वाली कंडीशंस बन सकती है, मतलब कोमा में जा सकता है बच्चा। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, हम पता कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहली चीज़ बर्थ हिस्ट्री लेते हैं चाइल्ड की, कि बर्थ हिस्ट्री ड्यूरिंग द बर्थ कोई इन्फेक्शन तो नहीं था, जैसे अपन ने पढ़ा रूबेला या टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगलोवायरस। दूसरी चीज़ ड्यूरिंग डिलीवरी जो है बर्थ इंजरीज तो नहीं हुई है, ब्रेन क्रेनियल इंजरी या ब्रेन इंजरी, कोई किसी प्रकार की कोई इंजरी तो नहीं हुई है, तो इसके लिए हम हिस्ट्री लेंगे, सब पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। हेड का साइज़ जो है नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा ड्यूरिंग 15 डेज़। फर्स्ट 15 डेज़ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हेड की साइज़ अगर बढ़ती है तो वो इसका साइन हो सकता है। दूसरी चीज़ फिज़िकल एग्जामिनेशन के बाद हम देखेंगे इसके इस जो अदर डायग्नोसिस के सोर्सेज हैं, जैसे सीटी स्कैन करवा सकते हैं हम, एमआरआई करवा सकते हैं बच्चे की। इसके अलावा क्रेनियल अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं हम उसका, ब्रेन का या स्कल का, तो उससे भी हमें पता लग जाएगा। मेनली सबसे ज़्यादा जो सूटेबल सोर्सेज है वो पता लगता है सीटी स्कैन और एमआरआई के थ्रू, जो ब्रेन की होती है उनके थ्रू हमें पता लग जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके मैनेजमेंट पे। इसको मैनेज कैसे करेंगे इस कंडीशन को, तो फर्स्ट थिंग मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि चूँकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है तो उसके लिए जो है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स दी जाती है, मैनिटोल या ये अदर थिंग्स दे सकते हैं हम। इसके अलावा ओरल ग्लिसरॉल आइसोसोरबाइड जो है वो ओरली हम प्रोवाइड कर सकते हैं चाइल्ड को। वो भी इन चीज़ों के लिए, मतलब एक तरह से जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। मेनली चाइल्ड को बेड रेस्ट प्रोवाइड करनी है, हेड एलिवेटेड करना है थोड़ा सा। इसके अलावा मेनली जो है पेरेंट्स को एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है उसके बारे में, कि चाइल्ड का किस तरीके से क्या प्रॉब्लम हुई है और उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। दूसरी चीज़ रहती है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में एंड वेंट्रिकुलोस्टोमी की जाती है। भाई वेंट्रिकल्स में अगर किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको हटा के रिमूव करके और उसको जो है नॉर्मल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ कोरोइड प्लेक्सोटोमी। कोरोइड प्लेक्सोटोमी का मतलब क्या है कि कोरोइड प्लेक्सस से इसका प्रोडक्शन हो रहा है, किसका, सीएसएफ का। तो सीएसएफ का अगर कोई किसी प्रकार का कोई ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको रिमूव किया जा सकता है, या कोरोइड प्लेक्सस है उसको
रिमूव किया जा सकता है। तीसरी चीज़ है इंट्राक्रैनियल शंटिंग की जाती है, मतलब ब्रेन से जो है फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए शंटिंग की जाती है। उसमें दो तरह की शंटिंग है, एक तो वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट होता है। तो पेरिटोनियल कैविटी में जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के, वहाँ से फ्लूइड शंटिंग इस प्रकार से की जाती है कि कैथेटर डाला जाता है इंटरनली, और वो कहाँ डाला जाता है, पेरिटोनियल कैविटी में। तो पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू जो फ्लूइड है वो बाहर बॉडी से आउटपुट हो जाए। दूसरा शंटिंग की जाती है वेंट्रिकुलो गोल ब्लैडर शंट, मतलब इसको कहाँ डाला जाता है, वेंट्रिकल्स के से शंटिंग की जाती है कहाँ पे, गोल ब्लैडर में। तो उसके थ्रू भी फ्लूइड का जो एक्युमुलेशन हुआ है वो फ्लूइड ब्रेन से या जो सेरिब्रल कैविटी है वहाँ से ब्रेन फ्लूइड CSF जो है वो कहाँ निकल सके, बॉडी से आउटपुट हो सके। थैंक यू।